बहुत संक्षेप में, ताकि झगड़े की जड़ समझ में आए। और ये झगड़ा क्या है इसको समझाने के लिए शुरुआत में 2 घटनाओं से करता हूं, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी बने, आप समझ भी पाएं। आप बेसिक बात दिमाग में रखिए कि 3 धर्मों के लोगों के आपस के झगड़े हैं जो एक ही परिवार के धर्म हैं। एक यहूदी धर्म है, एक ईसाइयत है, एक इस्लाम है। आपको बहुत रुचि आएगी समझने में कि यहूदी धर्म का विकास यरूशलेम में हुआ। ईसाई धर्म जिस व्यक्ति या जिस कह सकते हैं कि अवतार कह लीजिए या व्यक्ति, जो भी आप ठीक समझें, के कारण चला, ईसा मसीह की बात मैं कर रहा हूं, उन ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के पड़ोस में हुआ। उन ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई, जो उनको क्रूस पे टांगा गया, क्रूसीफाई किया गया, वो यरूशलेम में हुआ। फिर जब इस्लाम स्थापित हुआ तो मोहम्मद पैगंबर का यरूशलेम से संबंध बना, फिलिस्तीन से संबंध बना। और इसलिए, और वो भी यरूशलेम में भी एक ऐसी जगह, मुश्किल से आप मान लीजिए कि आधे किलोमीटर के आसपास की जगह, उस जगह पर यहूदी धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्ति भी कुछ समय गुजारते रहे। ईसा मसीह ने भी वहीं समय गुजारा, और कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने भी वहां समय गुजारा, और जिसका नाम टेम्पल माउंट आपने सुना होगा, जिसको इस्लाम के लोग हरम अल शरीफ कहते हैं और यहूदी और ईसाई लोग जिसको टेम्पल माउंट कहते हैं। वो क्या है टेम्पल माउंट, कैसे कैसे बना, ईसा मसीह का उसे क्या लिंक बना, सब समझेंगे। पहले ये समझें कि दुनिया भर में जो बड़े धर्म इस समय हैं, उनमें संख्या में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जो यरूशलेम से ही निकला। संख्या में नंबर 2 पर इस समय इस्लाम धर्म है, जो यरूशलेम के पड़ोस में मक्का से निकला। और संख्या में बहुत पीछे एक धर्म यहूदी धर्म है, जो इस विवाद का एक पक्ष है, विवाद का एक हिस्सा है। इस समय झगड़ा लगता है कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच में है, कि इजराइल यहूदियों का देश है, यहूदी बहुल देश है, हालांकि वहां मुसलमान भी रहते हैं। और जिन देशों से उसका झगड़ा है, चाहे वो हम इजिप्ट की बात कर लें, चाहे फिर हम सीरिया की बात करें, लेबनान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, या इराक की बात करें, ईरान की बात करें, यमन की बात करें, ये जो सारे के सारे देश है, जॉर्डन की बात करें, ये सारे के सारे देश मुस्लिम देश है। और इनमें से लगभग सारे देश अरब देश भी हैं। अरब कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज का एक हिस्सा है, जहां पर अरबी भाषा और संस्कृति दिखाई पड़ती है। जो झगड़ा आज हमें यहूदी बनाम इस्लाम दिख रहा है, वो झगड़ा आज से केवल 60-70 पहले तक यहूदी बनाम ईसाई दिखता था, और आज वो झगड़ा यहूदी बनाम इस्लाम हो गया। तो इसलिए मैं सबसे पहले 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं, ताकि आपका एक इंटरनेट कहिए कि हम स्वीकार करते हैं, तो वो देश बनाने के लिए तैयार हो गए थे। एक दिन पहले 14 मई 1948 को जब ब्रिटिश हो जाना था, उससे पहले डेविड बेन ग्यूरियन, ये वो व्यक्ति हैं जो जूइश एजेंसी के प्रमुख थे, जो इन सारी बातचीत में शामिल थी, सारी वार्ताओं में शामिल थी। इन्होंने घोषणा कर दी इजराइल राज्य की स्थापना की। ये व्यक्ति ये हैं, आप इनको देख सकते हैं, और ये इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी हुए। इन्हीं का शासन लंबे समय तक चला। समाजवादी थे, सोशलिस्ट व्यक्ति थे, और सोशलिस्ट प्लस जायनिस्ट, मैंने कहा था ना कि जो सेकंड वेव आई थी रशिया से, उस वेव में जो विचारधारा थी, उस विचारधारा का समर्थन डेविड बेन ग्यूरियन करते थे। जैसे ही इन्होंने इजराइल राज्य की घोषणा की, तुरंत उसके बाद अमेरिका ने, तुरंत उसके बाद यूएसएसआर ने रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता प्रदान कर दी। और जब दुनिया के 2 सबसे बड़े दादाओं ने मान्यता प्रदान कर दी है, तो उसके बाद किसी और देश से क्या फर्क पड़ता है मान्यता दें या ना दें। भारत ने भी 1950 से मान्यता प्रदान कर दी। नेहरू जी से पूछा गया कि आप तो विरोध में हैं। नेहरू जी ने कहा कि विरोध में हूं अलग बात है, लेकिन मान्यता नहीं देना ये तो एक तरह से झुठलाना है, क्योंकि जो चीज दुनिया में इस समय है उसमें इजराइल एक देश है, हमारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। तो जो सत्य है उसको मानने में क्या हर्ज है, मान ही लेना चाहिए। तो उन्होंने आश्चर्य भी होता है कि हर बार जीत जाता है। ये पहला युद्ध है, आगे 2 युद्ध अभी और होने वाले हैं। 1 साल तक युद्ध चला। जिस दिन देश बना उसी दिन से युद्ध शुरू हो गया। 1948 में जैसे भारत बना ही था कि कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान से हमला हो गया था, ठीक ऐसे ही इजराइल बना ही था कि इस पर भी हमला हो गया। और हमला किया किस किसने है? ये इजिप्ट है, इतना बड़ा देश, वो इस हमले में शामिल है। जॉर्डन ने हमला किया, सीरिया ने हमला किया, इराक ने हमला किया। इन 4 देशों ने, चारों अरब देशों ने मिलकर हमला कर दिया इजराइल के खिलाफ। और इन 4 देशों का समर्थन करने में सऊदी अरब भी शामिल, यमन भी शामिल, सूडान भी शामिल, और कुछ अफ्रीकन देश और भी शामिल थे जो इस नक्शे में यहां पर नहीं आ पाए हैं, वो भी शामिल। 7-7, 8-8 देशों की सम्मिलित सहायता से और 4 देशों की मुख्य रूप से सेनाओं के माध्यम से ये युद्ध शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि युद्ध में इजराइल कैसे मैनेज करेगा, लेकिन इजराइल के पास सपोर्ट आप समझ रहे हैं उस समय अमेरिका से भी थी, इंग्लैंड से भी थी, सोवियत संघ से भी थी। खुल के सामने कोई नहीं था, लेकिन बैकडोर से तो सबकी सपोर्ट रही होगी, उसके बिना कैसे ही हो सकता है। और अंत में 1 साल के बाद इजराइल ने इन सारे देशों को हरा दिया। और इजराइल की मदद उसके उन सैन्य संगठनों ने, जिसमें इरगुन और हगाना शामिल थे, उन्होंने खूब मदद की। और सबने गुरिल्ला पद्धति से काम करते करते 1 साल के बाद युद्ध में जीत हासिल की। कुछ हम वर्तमान स्थिति में आ गए हैं कि वर्तमान में जो विवाद है, उस विवाद की क्या स्थिति है। अब सीधे इस बिंदु पर आए। आज के समय में जो विवाद है, एक तो विवाद है हरम अल शरीफ, इसका कंट्रोल किसके पास हो। ध्यान रखना है 1967 तक जॉर्डन के पास था वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में ही आता है, यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में आता है, तो जॉर्डन का कंट्रोल तो जॉर्डन ही देखता था। और जॉर्डन मुस्लिम देश है, इसमें भी मुस्लिम से इस समय ज्यादा बड़ा हिस्सा है, तो तनाव ज्यादा नहीं होता था। 1967 के बाद से क्योंकि इजराइल का कंट्रोल हो गया इस इलाके पे, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। वक्फ का मतलब होता है जो संपत्तियां ऐसी हैं जो सामाजिक कार्यों के लिए दान दी जाती हैं, या ऐसी संपत्तियां, उनका कंट्रोल करने वाला। तो वक्फ बोर्ड इसको कंट्रोल करता है। जॉर्डन की जो पुलिस है उसके सहयोग से करता है। ये वर्तमान स्थिति है। इजराइल बीच बीच में कोशिश करता है, तब तनाव हो जाता है। तो पहला मुद्दा तो यह है कि इसका कंट्रोल किसके पास हो। अभी जॉर्डन के सहयोग से वक्फ बोर्ड करता है। मेरे ख्याल से वो ठीक स्थिति है, उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि यरूशलेम का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, अब ईस्ट वाला हिस्सा जो पुराना यरूशलेम है, उसमें मुसलमान लोग ज्यादा रहते हैं। इन 1980 के कानून से पूरे यरूशलेम को इजराइल ने घोषित कर दिया कि वो उनकी राजधानी है। अमेरिका में जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, ट्रंप ने अमेरिकन एम्बेसी को तेल अवीव से शिफ्ट कर दिया यरूशलेम में, ये दिखाने के लिए कि हम तो इजराइल के साथ हैं, हमें इन मुस्लिम कंट्री से कोई मतलब नहीं। इससे तनाव बढ़ा। तो ईस्ट यरूशलेम किसके पास हो, इसका तनाव अपने आप में एक दूसरा तनाव है।
तीसरा, पैलेस्टाइन की जो जमीन है वो जमीन उसको कितनी मिलनी चाहिए, ये है। चौथा है सेपरेशन वॉल, जिसका जिक्र मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले किया। एरियल शेरॉन ने शुरू किया था। देखिए क्या है, 1948 और 49 का युद्ध जब खत्म हुआ तो ग्रीन लाइन बनाई गई थी। ये ग्रीन लाइन है उन एरियाज के साथ में जहां जहां पर युद्ध विराम समझौता हुआ था। ये ग्रीन लाइन है। डॉक्यूमेंट्स में ऐसा मोटे तौर पर माना जाता है कि जब भी सहमति बनेगी इस ग्रीन लाइन को ही इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाएगा। ये एक सामान्य सहमति है। अब इसराइल ने क्या किया, क्योंकि 1967 के युद्ध के बाद 20-20 के इलाके खाली हो गए थे, तो एक बाढ़ लगानी शुरू की। बाढ़ कैसे, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, तो यहां से बाढ़ ऐसे करके लगा रहे हैं, जहां जहां पर उनका इलाका नहीं है वहां वहां बाढ़ लगा के कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें हो क्या रहा है कि जो फिलिस्तीन का इलाका था वेस्ट बैंक का, उसमें से लगभग 8 से 10% के आसपास जमीन उनकी इजराइल के कब्जे में आ जाएगी। और दूसरा, फिलिस्तीनियों को एक बाढ़ के अंदर ऐसे कर रहे हैं जैसे नस्ल भेद हो या किसी खराब नस्ल के लोग हों या गैर मनुष्य लोग हों, इस तरह का भाव आता है। इसलिए जब ये हरकत इजराइल ने की तो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई और 144 और 4 के अनुपात से इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया। और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी यही राय दी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। विवाद का एक कारण ये भी है। विवाद का एक कारण ये है कि फिलिस्तीन, कुछ लोग कहते हैं कि मई 2021 में जो संघर्ष हुआ उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। और पॉलिटिकल एंगल क्या है, कुछ लोग बड़ी रोचक व्याख्या करते हैं। इस समय दिक्कत क्या है कि इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है। पिछले 2 साल में 4 इलेक्शन हो चुके हैं। बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जो बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी सरकार आज गिरी कल गिरी, ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। जो उसके बाद आप देख भी रहे हैं कि सरकार गिर सकती है। 12 साल से सत्ता में है किंतु हमेशा खतरे में रहते हैं। इधर जो पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी है उसके इलेक्शन 22 मई 2021 को होने वाले थे। अभी वहां सत्ता में फतह पार्टी है जिसके नेता अब्बास हैं, महमूद अब्बास हैं। जमीनी हकीकत यह है कि इस बार इलेक्शन हारने वाले थे और हमास इलेक्शन जीतने वाला था। यह बात सारी दुनिया जानती है। जैसे ही ये दंगा फसाद हुआ, महमूद अब्बास ने इलेक्शंस को अनिश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया ताकि सत्ता बनी रहे। और इधर इजराइल को भी लग रहा था कि थोड़ा युद्ध वगैरह हो जाएगा तो इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि लिकुड पार्टी है और लिकुड पार्टी को ऐसे मामले में बेनिफिट मिलता है। तो कहने वाले कथन जो भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, सारे मुद्दे एक साथ लेके हो। मेरी व्यक्तिगत समझ ये है कि यरूशलेम को एक कंबाइंड कैपिटल बना देना चाहिए दोनों देशों के लिए। एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का गठन हो जाए, दोनों की कंबाइंड कैपिटल हो। सेपरेशन वॉल जो फेंसिंग हो रही है ग्रीन लाइन से इधर करके, वो गलत चीज है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाना चाहिए। वेस्ट बैंक में कितना हिस्सा फिलिस्तीन स्टेट को मिले कितना ना मिले, उसके लिए एक मल्टीलेटरल डायलॉग होना चाहिए। कई देशों की सरकारें मिलकर एक सामूहिक चर्चा में भाग लें और शेख दर्रा जैसे छोटे मुद्दों पर तनाव देने से बचना चाहिए। बेहतर है कि जो छोटे मोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, सरकारें आगे आके उसमें कोई कदम उठाएं, कोई एक्ट बना के